हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़े हो फिजिक्स फॉर जेई ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स के सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री। स्टूडेंट, जेई सीरीज का अगला चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस वीडियो में हम समझेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूडिंग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और जो भी सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सारे कंसेप्ट्स को डिटेल में बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्टूडेंट्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं टॉपिक मैग्नेटिक फ्लक्स से। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हमने इससे पहले वाले चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर में ही ले चुका है। अब बारी करते हैं इसको थोड़ा मैथमेटिकली हम समझेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑब्वियसली आपको पता है, कोई भी फ्लक्स जब भी हम लिखते हैं, जो चाहे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो या मैग्नेटिक फ्लक्स हो, उसकी फिजिकल मीनिंग ये होती है कि फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया नॉर्मली, इसे हम फ्लक्स कहते हैं। अब अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फ्लक्स है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, तो मैग्नेट के लिए या फिर मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम कंसीडर करते हैं क्लोज सरफेस के थ्रू पर्टिकुलर एरिया से, एक यूनिट एरिया से कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है नॉर्मली, वो हम लिखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स से। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं विथ फाई। ठीक है, ये हम मैग्नेटिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं और ये होती है द प्रोडक्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए। ओके, बी एंड ए। अब ए क्या है? ए और डी ए आप लिखो, स्मॉल एरिया यूनिट वेक्टर, या फिर ए भी लिख सकते हो, बी डॉट ए लिखते हैं। ठीक है, सो वी कैन, अब देखो इस इमेज में जैसे हम देख सकते हैं कि ये हमारी एरिया है, इसके थ्रू पास कर रही है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये एरिया वेक्टर क्या है? एरिया वेक्टर इस तरफ देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इस तरफ है। एरिया वेक्टर जो हमेशा नॉर्मल टू द प्लेन पेपर होती है। तो एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर मुझे लेना पड़े तो मैं कैसे लूंगा? फ्लक्स क्या होगा इस डायरेक्शन में, फ्लक्स को कैसे लिख सकते हैं? अच्छा देखो, फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, बट फ्लक्स जो हम लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो वी कैन सिंपली राइट बी ए कॉस थीटा, और ये जो थीटा है दिस इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब बहुत इंटरेस्टिंग सी बात ये आती है कि ये जो फ्लक्स है किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है? ये डिपेंड कर रही है मैग्नेटिक फील्ड पे, ठीक है, और किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है? एरिया पे डिपेंड कर रही है, और एक किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है? ये कॉस थीटा पे भी डिपेंड कर रही है, कॉस थीटा पे भी डिपेंड कर रही है। ओके, सो कॉस थीटा मतलब एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये है मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, बी ए कॉस थीटा, इसे हम लिख सकते हैं। अब ये जो 3 पॉइंट मैं बताया हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब हम स्टार्ट करेंगे फैराडेज लॉ को या फिर फैराडेज एक्सपेरिमेंट को। ठीक है, देखो फ्लक्स को चेंज करने से कुछ एक इंटरेस्टिंग सी चीज होती है, ईएमएफ जनरेट होता है। ठीक है, अब फ्लक्स किस तरह से चेंज किया जाता है? वो इन 3 तरीके से चेंज किया जा सकता है। ओके, तो ये इसका मतलब मुझे अगर ईएमएफ चाहिए तो मैं इन तीनों में से कोई एक वेरिएबल को अगर चेंज करूं या फिर तीनों में से तीनों को चेंज करूं तो मुझे ईएमएफ मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में डिटेल जानेंगे हम इसके बाद के टॉपिक्स में। तो पहले देखो, अब ये फ्लक्स होगी, फ्लक्स की यूनिट क्या होगी? देखो टेस्ला मीटर स्क्वायर। ओके, टेस्ला मीटर स्क्वायर हम लिख सकते हैं, या फिर इसकी टेस्ला मीटर स्क्वायर या फिर वेबर हम लिखते हैं। ये क्या है? फ्लक्स की यूनिट है। इसकी सीजीएस यूनिट होती है मैक्सवेल। ओके, मैक्सवेल इज द सीजीएस यूनिट, जहां पे 1 मैक्सवेल इक्वल्स टू 10 टू द पावर 1 मैक्सवेल इक्वल्स टू 10 टू द पावर -8 वेबर। ठीक है, ये सीजीएस यूनिट में लिखी गई है। फाइन, तो ये है हमारी क्या? फ्लक्स। अब देखो फ्लक्स का ये जो कंडीशन हमें मिला है, दैट इज फ्लक्स इक्वल्स टू फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। कंसीडर अगर मैं करूं कि बी भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, ओके, तो
एंगल को अगर मैं चेंज करूं तो मुझे फ्लक्स मिलेगा। अब पॉजिटिव फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू द कॉस थीटा टर्म, इसके टर्म्स में मैं पॉजिटिव या नेगेटिव फ्लक्स को कैसे डिफाइन कर सकता हूं। तो पहले पॉजिटिव फ्लक्स क्या होती है, देखो फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू जब जब पॉजिटिव होगी पूरा टर्म हमारा पॉजिटिव फ्लक्स होगा। ओके, मतलब बी और ए को अभी हमने फिलहाल कांस्टेंट मान लिया है। ओके, अब फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव कब तक होगी, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से ज्यादा होगी और 90 डिग्री से कम होगी। ठीक है, तब क्या हो जाएगी, फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव। 90 डिग्री पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसलिए 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज्यादा तो फ्लक्स हमारा आएगा पॉजिटिव में। सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव फ्लक्स की बात करूं, नेगेटिव फ्लक्स, अच्छा जीरो फ्लक्स पहले देख लेते हैं। जीरो पहले लिखा हुआ है मैंने, जीरो आता है 90 डिग्री पे, थीटा इक्वल्स टू 0 पे, थीटा इक्वल्स टू 90 पे कॉस थीटा हो जाएगी हमारी 0। कॉस थीटा 0 होने का क्या मतलब है कि जो फ्लक्स है हमारा वो भी 0 होगा। ओके, तो दिस इज कॉल्ड जीरो फ्लक्स। अच्छा, सिर्फ क्या 90 डिग्री पे होगा, नहीं, 270 डिग्री पे भी कॉस थीटा की वैल्यू 0 होगी। फाइन, 270 डिग्री पे भी कॉस थीटा की वैल्यू 0 होगी। तो ये तो जीरो फ्लक्स का कॉन्सेप्ट, जहां पे फाई 0 हो रहा है, यहाँ पे फाई क्या हो रहा है, यहाँ पे फाई पॉजिटिव हो रही है। ओके, नेक्स्ट नेगेटिव फ्लक्स। नेगेटिव फ्लक्स कब आती है, नेगेटिव फ्लक्स कब आ जाएगी, जब थीटा की वैल्यू कॉस थीटा और सॉरी थीटा की वैल्यू को हम लिख सकते हैं, देखो 270 डिग्री तक ये 90 डिग्री और 270 डिग्री में हमारी क्या आ रही है, 0 आ रही है। थीटा की वैल्यू जब 270 से कम होगी एंड 90 से ज्यादा होगी, है ना, 90 से ज्यादा एंड 270 से कम, तो हमारी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, नेगेटिव में आएंगे। ओके, सो इस टाइम पे जो कॉस थीटा हमारा है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा और फ्लक्स भी जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे हमने कंसीडर क्या किया है कि बी एंड ए कांस्टेंट, ठीक है, ये हमने कंसीडर कर रखा है। फाइन, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब। ओके, मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी और मिनिमम एंड बी डॉट ए हो जाए। देखो कॉस थीटा की वैल्यू जब 0 हो रही है, जब कॉस थीटा की वैल्यू हो जाए 0, सॉरी नॉट कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी, है ना। कॉस थीटा की वैल्यू आने का 1 आने का मतलब है जो फाई हमारा है वो क्या हो जाएगा, बी डॉट ए, डॉट नहीं बी ए लिखेंगे सिर्फ। ओके, तो ये हमारी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। फाइन, अब देखो अगर ये सब याद रखने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो सिंपल आप ग्राफ से याद रखो। ठीक है, ग्राफ कॉस थीटा की कैसे स्टार्ट होती है, कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो कॉस 0 पे वैल्यू है 1, है ना, कॉस 0 पे वैल्यू है 1, कॉस 90 पे वैल्यू कॉस 90 पे वैल्यू है 0। ठीक है, फिर 180, 270, 360, इस तरह से हम याद रख सकते हैं, है ना। 0 से 90 तक में पॉजिटिव, फिर यहां से 180 से 270 से 360 तक पॉजिटिव। ठीक है, ये दो केस में पॉजिटिव हो रही है। यहाँ पे भी हमें लिखना चाहिए कि 270 से 360 तक पॉजिटिव हो रही है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ओके, दूसरी क्या केस है, दूसरी यहाँ से जैसे 90 से ज़्यादा और 90 से लेके पूरा 270 तक हमारी नेगेटिव वैल्यू आ रही है। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, +1, मिनिमम वैल्यू हो सकती है -1। ठीक है, तो फ्लक्स, मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यू होगी BA और मिनिमम फ्लक्स की वैल्यू होगी -BA। ठीक है, इस तरह से हम समझ सकते हैं। ओके, चलो फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं फैराडेस के एक्सपेरिमेंट को। तो फैराडे ने 2 एक्सपेरिमेंट किए। तो जो पहला एक्सपेरिमेंट है वो क्या कहता है, पहला एक्सपेरिमेंट फैराडेस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जिसे अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये क्या है कि फैराडे ने क्या लिया, एक इंडक्टर कॉइल ले लिया। ठीक है, इंडक्टर कॉइल, और सिंपली आप कॉइल समझ लो क्योंकि अभी तक आपने इंडक्टर का कंसेप्ट पढ़ा नहीं है, तो जब तक पढ़े नहीं हो तब तक आप इसका नॉर्मल कॉइल समझो। ठीक है, तो कॉइल में क्या लगी है, देखो गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगी है। ठीक है, 2
गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगी है। ओके, अब गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगी। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है भाई? गैल्वेनोमीटर का काम ये होता है कि करंट के डिफ्लेक्शन देता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि सर्किट में करंट है या नहीं है। तो जस्ट ये डिफ्लेक्शन देता है। अब क्या किया, इस कॉइल के साथ एक इन्होंने बार मैग्नेट ले लिया, नॉर्थ साउथ पोल ये दिख रहा है आपको, बार मैग्नेट एक ले लिया। अब क्या किया, जब बार मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव किया जाने लगा, कॉइल, सर्कुलर कॉइल के बीचों बीच बार मैग्नेट को मूव किया जाने लगा, उस डायरेक्शन में मूव किया जाने लगा, तो हमें ईएमएफ यानी कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिला। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है, रिजल्ट में इसके बाद ऑब्जर्वेशन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो अब देखो क्या हो रही है, मैग्नेट को मूव किया गया, जैसे ही मैग्नेट मूव होता है यहां पे डिफ्लेक्शन देखने को मिलती है। जैसे मैग्नेट मूव होना बंद हो जाता है, डिफ्लेक्शन बंद हो जाती है। सेकेंड केस, मैग्नेट को जब दूसरी तरफ में मूव किया गया तो डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ देखने को मिली। दूसरी तरफ डिफ्लेक्शन देखने का मतलब यह है कि करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, है ना, करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। फाइन, ये इधर कुछ इस तरह से आप कर दो, समझ में आ रही बात। अब देखो, ये जो कॉइल में जो मैग्नेट इंड्यूस हुआ, कैसे हो रहा है, देखो यहां पे सारे ऑब्जर्वेशन हम करेंगे, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सबको समझेंगे। पहले एक्सपेरिमेंट को समझो कि जैसे मैग्नेट को मूव कर रहे हैं, यहां पे सर्किट में करंट आ रही है, दोनों सर्किट में आ रही है, चाहे वो इस तरफ मूव करो चाहे वो इस तरफ मूव करो। जब रेस्ट में था तब कोई करंट नहीं थी, जैसे ही मूव करना स्टार्ट किया तो हम यहाँ पे करंट देखने को मिल रहा है, डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। फिर मूव करना स्टॉप कर दो तो फिर बंद हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में करो तो दूसरी डायरेक्शन में करंट मिलेगी एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। ठीक है, तो ये हमारी एक्सपेरिमेंट चल रही है, फैराडे के एक्सपेरिमेंट चल रही है। यहां से हमें ये क्या पता चलता है कि ये जो फैराडे का एक्सपेरिमेंट है कि जैसे मैग्नेट को मूव कर रहा हूं तो मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द कॉइल ये चेंज हो रहा है ना, फ्लक्स लिंकेज अक्रॉस द कॉइल ये चेंज हो रहा है, और इसकी वजह से हमें एक इंड्यूस्ड करंट मिल रहा है। ठीक है, ये तो हम डिस्कस करेंगे फैराडे के लॉ में। उससे पहले अगर थोड़ा सा इसके ऑब्जर्वेशंस को देखें तो ऑब्जर्वेशंस ऐसा क्या था कि हमने पहला ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखा कि जब तक मोशन है तब तक करंट है, ठीक है, तब तक डिफ्लेक्शन था, हेंस करंट। ये हम कह सकते हैं कि बार मैग्नेट का मोशन हो रहा है, तो बार मैग्नेट जब तक मोशन में है तब तक उसके अक्रॉस जो है वो फ्लक्स लिंकेज हो रहा है, हेंस एक करंट हमें, डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिल रही है, जिसका मतलब करंट है। अब रिलेटिव मोशन, ये जो मोशन है या एक्चुअल मोशन, ये रिलेटिव मोशन हम लिख सकते हैं। अब रिलेटिव मोशन का क्या मतलब होता है? रिलेटिव मोशन मतलब कि किसी भी दोनों ऑब्जेक्ट है, एक अगर रेस्ट में है दूसरा मोशन कर रहा है, तो हम कह सकते हैं दिस मैग्नेट इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेडी कॉइल। या फिर अगर मैं कॉइल को मैग्नेट को स्टेडी रख के कॉइल को मूव करूं तो भी तो मोशन हो रहा है, ये भी तो रिलेटिव मोशन है। अब कॉइल को भी जब मूव किया गया तब भी करंट इंड्यूस हमें देखने को मिला गया, तो इसलिए हमने डिराइव किया दैट दिस इज द रिलेटिव मोशन। कॉइल या मैग्नेट या फिर दोनों अगर मूव कर रहे हो, राइट, अगर मोशन में हो तो ही हमें ईएमएफ या फिर तो भी हमें इंड्यूस करंट एक देखने को मिल रहा है। तो ये रिलेटिव मोशन है, समझ में आ रही बात। तीसरा हमने ऑब्जर्व किया कि जब रेस्ट पे है, चाहे वो मैग्नेट रेस्ट पे हो या फिर जब दोनों रेस्ट पे है तो नो करंट। ठीक है, चौथा एक चीज जो हमने बहुत इंटरेस्टिंग है जो नोटिस किया वो क्या है कि जब हमने बार मैग्नेट को, देखो इसकी साउथ पोल इस तरफ है, नॉर्थ पोल इस तरफ है, हमने इस तरफ मूव किया तो यहां पे इस कॉइल के अक्रॉस एज अ सोलेनॉइड, अगर इस कॉइल को कंसीडर करूं तो इस सोलेनॉइड एक्ट्स एज अ बार मैग्नेट, ये हमने पढ़ रखा है। तब ये सोलेनॉइड के इस वाले सेक्शन में देखो जो इस साइड में नॉर्थ पोल का इंड्यूस हो गया। ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि ये बार मैग्नेट को रिपेल कर रहा था,
ये एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि जैसे बार मैग्नेट को मूव करने की कोशिश कर गई तो करंट तो आ रहा है, साथ ही साथ ये जो साइड है कॉइल की ये इस बार मैग्नेट को रिपेल कर रहा है। रिपेल कब कर सकता है? जब दोनों ही लाइक पोल्स हो, यानी कि बार मैग्नेट को मूव करने के वजह से यहाँ पे एक नॉर्थ पोल भी, मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस हुई इसके वजह से यहाँ पे एक नॉर्थ पोल भी आ गया, है ना। नॉर्थ पोल जैसा ये एक्ट करने लगा जो कि इस बार मैग्नेट को रिपेल कर रहा है। अब जब वापस लिया गया, वापस लिया जा रहा था, तब क्या हो रही थी? साउथ पोल नॉर्थ पोल इस तरफ है, वापस जब लिया जा रहा था तो फिर यहाँ पे नॉर्थ पोल हो गया। इस नॉर्थ पोल का क्या मतलब है कि ये अब सॉरी यहाँ पे साउथ पोल होना चाहिए, है ना, यहाँ पे साउथ पोल होना चाहिए। देखो एक इमेज में थोड़ी सी दिक्कत आ गई, यहाँ पे साउथ पोल होना चाहिए। फाइन, लेट मी ड्रॉ इट अगेन फॉर यू। दिस शुड बी साउथ पोल, ये साउथ पोल यहाँ पे इंड्यूस हुआ और यहाँ पे नॉर्थ पोल हुआ, है ना। अब इससे क्या फर्क पड़ रहा है? साउथ पोल हुआ तो क्या हो गया? साउथ पोल हुआ तो नॉर्थ पोल यहाँ है, साउथ पोल यहाँ है और अट्रैक्ट इसको इस तरफ हो रही है, बट मोशन इसका इधर है, मैग्नेट का मोशन इधर है। यहाँ पे क्या हो रहा है? मैग्नेट का मोशन इधर है लेकिन ये रिपेल कर रही है इस तरफ। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड के वजह से यहाँ पे जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो करंट आ रही है, इस करंट का नेचर ऐसा हो रहा है कि ये उसी को अपोज कर रहा है जिससे ये क्रिएट हुआ है, मैग्नेट को ही अपोज कर रहा है। देखो देखो दोनों डायरेक्शन अलग अलग है। इसे ही हम कहते हैं लेंजेस लॉ, जिसको हम थोड़ा और डिटेल में आगे समझेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि 4 ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है और ये क्या है। दूसरा चौथा है क्या कि अपोजिंग द बार मैग्नेट लिख देता हूं, अपोजिंग द कॉज लिख देंगे। यही हमारा आगे जाके हम पढ़ेंगे दैट दिस इज ओनली द लेंजेस लॉ। ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फैराडेज सेकेंड एक्सपेरिमेंट। देखो सेकेंड एक्सपेरिमेंट एक और इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या किया गया कि पहले तो हमने एक बार मैग्नेट ले रखा था, ठीक है, चलो बार मैग्नेट ले रखा था। अब हमें क्या पता है, सोलेनॉइड जो है एक सोलेनॉइड ही है, एक यहाँ पे अगर मैं इंडक्टर कॉइल भी कंसीडर करूँ तो ये भी कर सकते हैं। सोलेनॉइड एक्ट्स एज अ बार मैग्नेट, ये हमने इसके पहले वाले टॉपिक, इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। ओके, अब सोलेनॉइड अगर बार मैग्नेट है तो यानी कि इसको भी मूव करूंगा मैं तो फ्लक्स का लिंकेज होगा, यानी कि फ्लक्स का चेंज होगा, है ना। तो इसके मतलब यहाँ पे भी आनी चाहिए डिफ्लेक्शन। बट यहाँ पे मैंने क्या किया, मतलब मैंने तो नहीं किया, फैराडे ने किया। फैराडे ने क्या किया कि एक सोलेनॉइड लिया, ठीक है, सोलेनॉइड यानी कि एक कॉइल लिया, सिंपल सा समझ लो, एक इंडक्टर कॉइल लिया। अब जैसे इसको स्विच ऑन किया जा रहा है, जैसे की इसकी दबाई जा रही है, स्विच ऑन किया जा रहा है, तो ये इस वाले जो इसके पास एक और इंडक्टर कॉइल है जिसमें कोई सप्लाई नहीं है बट एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। इस गैल्वेनोमीटर में हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। और वो डिफ्लेक्शन कब तक रह रहा है? थोड़ी ही देर तक रह रहा है, ठीक है। अब वो थोड़ा देर क्या है एग्जैक्टली वो मैं आपको समझाऊंगा। फाइन, और जैसे ही स्विच को ऑफ कर दिया जा रहा है तो फिर से हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, फिर वो 0 पे आ जा रही है। मतलब ये जो चेंज हो रहा है करंट का, यानी कि करंट क्या हो रही है, एक बार 0 मैक्सिमम जा रही है, मतलब पॉजिटिव में जाके 0 आ जा रही है, फिर जब इसे ऑफ कर रहे हैं तो फिर नेगेटिव में जाके 0 आ रही है, ठीक है। क्या हो रहा है देखो, करंट को अगर मैं एक ग्राफ की तरह समझाऊं, सपोज करते ये हमारा करंट की ग्राफ है, तो जब भी हम स्विच ऑन करते, ऑन करते तो क्या होता है, करंट 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक रीच करती है, 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक रीच करती है। इसके लिए ये सपोज कुछ एक टाइम लगा रही है, ठीक है। अब वो टाइम हमारे लिए देखना, मतलब बाई जस्ट हम कि मैं स्विच ऑन कर रहा हूं, बल्ब जल रही है, वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये हो रहा है ना। बट इसको अगर नैरो डाउन करते जाए, माइक्रो लेवल में चले जाए, तो कुछ तो टाइम गैप रहेगा जहां से 0 से मैक्सिमम करंट तक पहुंच रही है, ठीक है। थोड़ा बात को समझने की कोशिश करो, थोड़ा विजुअलाइज करो कि क्या हो रही है 0 से मैक्सिमम स्पीड। अब अगर बाइक भी आप चला रहे हो, है ना, तो बाइक चला रहे हो सपोज, तो आपने कितनी भी फास्ट बाइक हो, कितनी भी सुपर फास्ट बाइक हो, 0 से 100 कहीं कहीं लिखा रहता है 0 से 100 3 सेकेंड में पहुंचे, तो 3 सेकेंड भी तो है ना,
टाइम 0 से 100 तक, उसीलिए करंट के केस में और कम होगा 0.00001 सेकेंड, है ना। तो उतना ही कम टाइम में 0 से मैक्सिमम वैल्यू करंट पहुंच रही है, जैसे मैं स्विच ऑन कर रहा हूं, ठीक है। अब जब स्विच ऑन करके कुछ देर रह गया तो ये मैक्सिमम वैल्यू पे है करंट, फिर जब स्विच ऑफ करूंगा तो मैक्सिमम से कुछ एक टाइम पे वो 0 तक आएगी, है ना। मैक्सिमम से कुछ एक टाइम में वो 0 तक आएगी। तो ये जो करंट का चेंज हो रहा है, ये कहां पे हो रहा है? ये पूरे इंडक्टर सर्किट में हो रहा है। इस करंट के चेंज होने के वजह से क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स का भी चेंज हो रहा है। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा, ये इसके अराउंड भी मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेगा। इसके अराउंड अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो यहां पे डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि क्यों मैक्सिमम से पॉजिटिव से 0, फिर 0 से नेगेटिव क्यों आ गया? क्योंकि जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, करंट 0 से मैक्सिमम होना स्टार्ट हुआ। जैसे ही मैक्सिमम हो गया तो ये वापस 0 पे आ गया। जैसे स्टार्ट ऑन किया तो इसका डिफ्लेक्शन पॉजिटिव था, जैसे ही मैं वो मैक्सिमम वैल्यू पहुंच गई करंट तो ये 0 पे आ गई। उसी तरह से उल्टा भी हो रहा है कि जैसे मैंने ऑफ किया तो ये 0 से नेगेटिव जाके वापस 0। तो मतलब जब तक स्विच ऑन था, ठीक है, जब स्विच ऑन किया हुआ है या फिर स्विच ऑफ है, तब तक कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। जैसे ही हमने स्विच अगर ऑन किया हुआ उसे मैं ऑफ कर रहा हूं, अगर ऑफ किया है उसे मैं ऑन कर रहा हूं, तब मुझे यहां पे डिफ्लेक्शन देखने को मिल रही है। ओके, समझ में आया? तो ये है हमारा फैराडे का दूसरा एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये जो डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, ये क्यों मिल रहा है? बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड। बिकॉज क्यों हो रहा है ये आपको समझ में आया, लेकिन इस जो डिफ्लेक्शन में जो करंट आ रही है उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। इंड्यूस्ड चार्ज आपने देखा था फर्स्ट चैप्टर में। इंड्यूस्ड करंट मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, बट यहाँ पे इंड्यूस हो रही है बिकॉज ऑफ सम अदर जो इससे कांटेक्ट में नहीं है। इंड्यूस्ड करंट, या फिर यहाँ पे जो वोल्टेज आ रही है उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। समझ में आ गई बात? ओके, चलो फिर मूविंग ऑन। तो इस दो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे फैराडे ने दो लॉ दिए। पहला लॉ ये कहता है व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड with a circuit and EMF and hence a current is induced in the circuit. Fine. However, it lasts only so long as the magnetic flux is changing. जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा, इंक्रीज हो डिक्रीज हो, चेंज होता रहेगा, तब तक ही इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ रहेगी। दूसरा लॉ क्या कह रहा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ सर्किट, ठीक है। जो इंड्यूस्ड करंट या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ हुई है वो क्या हो जाएगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट से। ओके, मतलब जो ईएमएफ होगा हमारा दैट विल बी डी फाई डी टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई डी टी, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। और डी फाई डी टी बाई तो हम नहीं बोलते क्योंकि डिफरेंशिएशन है ये। सो डी फाई डी टी, ईएमएफ विल इक्वल्स टू के डी फाई डी टी, ठीक है। के को हम ऐसा एक कांस्टेंट मानते हैं जिसके लिए हम वी कैन राइट द वैल्यू के इक्वल्स टू 1, सो वी कैन सिंपली राइट ई इक्वल्स टू डी फाई डी टी, ठीक है। और ये हमारा क्या है? ईएमएफ है। क्या है ये? ईएमएफ है। ओके, समझ में आ रही कि के की यूनिट्स को हमने ऐसा लिया कि के की वैल्यू जो है वो इक्वल्स टू 1 आ गई, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था ये, तो 1 वैल्यू पुट करने से हमारे ईएमएफ क्या आ गई? डी फाई डी टी आ गई। समझ में आया कि क्या होता है फैराडे का लॉ, क्यों था हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को समझा था, फैराडे के लॉ से हम ईएमएफ पे किस तरह से आए कि किस तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगा तभी ईएमएफ जनरेट होगी। ओके, अगर ये चेंज 0 है तो ईएमएफ हमारे पास 0 रहेगी। तो यहाँ पे हमने समझा ईएमएफ को। अच्छा, डी फाई डी टी को हम अगर मैं इसकी बात करूं कि फाई 2 फाई 1 के टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो ईएमएफ कैन बी रिटन एज फाई 2 माइनस फाई 1 बाई डेल्टा टी और टी सिंपली, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। फाइन।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ क्या बताती है कि ये जो डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट है, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है, ये इसके बारे में कौन बता रहा है? लेंजेस लॉ। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा था कि ये लॉ क्या कहता है, आपको जो पोलैरिटी का चेंज देखने को मिला था कि जिस तरफ आप नॉर्थ पोल को ले जा रहे हो कॉइल में, ये जो कॉइल है, ठीक है, और ये आपकी बार मैग्नेट है, यहाँ पे नॉर्थ और साउथ है, आपकी इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो आपका यहीं पे नॉर्थ और साउथ पोल इंड्यूस होगा एज अ मैग्नेट, ये अगर काम कर रहा है तो। ठीक है, अगर ये एक आप क्या कह सकते हैं, इसको अगर एक सोलेनॉइड जैसा कंसीडर करें तो इसकी नॉर्थ पोल जो है वो इधर इंड्यूस होगी। नॉर्थ और नॉर्थ क्या करती है, आपस में रिपेल करती है एक दूसरे को, लाइक पोल रिपेल्स ईच अदर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं लॉ बनाऊं तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसके अकॉर्डिंग अगर लेंजेस भाई ने लॉ बनाया तो इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने ये लिखा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन वो होगा कि वो हमेशा रिपेल करेगा जिसने उसे बनाया है। ठीक है, तो ये वही बात होगी कि खुद की थाली में या फिर जिस थाली में खा रहे हो उसी में तुम छेद कर रहे हो। हमेशा लेंजेस लॉ को इस तरह से याद रखना कि जिस थाली में खाया है उसी में तुमने छेद किया है। ठीक है, तो खाया किस थाली में, यानी कि ईएमएफ इंड्यूस कैसे हुआ, मैग्नेट के वजह से। अगर मैं कॉइल और मैग्नेट वाला एक्सपेरिमेंट, फैराडे का पहला लॉ का पहला एक्सपेरिमेंट अगर कंसीडर कर रहा हूं कि मैग्नेट के मूव होने के वजह से ईएमएफ तुम्हारे कॉइल में आई है, ठीक है, और तुम अपने आप को इस तरह से ढाल लिए हो कि मेरा जो मैग्नेटिक पोल्स होगा वो उसी मैग्नेट को रिपेल करेगा। ठीक है, मतलब जिसने तुम्हें बनाया है तुम उसी को रिपेल करो, दैट इज द लेंजेस लॉ। ओके, एक्सप्लेनिंग इट मोर इन अ बुकिश लैंग्वेज, हम अगर बुकिश लैंग्वेज में इसे एक्सप्लेन करना चाहे तो क्या कह सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और द इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन दैट इज प्रोड्यूसिंग इट। Okay, now if the current is induced due to motion of the magnet, then the induced current in the coil sets itself to stop the motion of the magnet. ठीक है, नॉर्थ पोल बन गया, रिपल्शन हो रहा है, मतलब मैग्नेट को आगे आने से रोक दिया। The current is induced due to, if the current is induced due to change in the current in the primary coil, ये बात करिए सेकेंड लॉ की। ठीक है, सेकेंड एक्सपेरिमेंट की, प्राइमरी कॉइल, देन द इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट टेंड्स टू स्टॉप द चेंज। ओके, तो इसीलिए लेंजेस लॉ के मदद से हम ईएमएफ की जो इक्वेशन थी या फिर ईएमएफ के जो हमने रिलेशन लिखे थी, E इक्वल्स टू डी फाई एप्सिलॉन इक्वल्स टू डी फाई डी टी, वहां पे हम एक माइनस लगाते क्योंकि ये इसी को चेंज को ही अपोज करी, दैट मीन्स माइनस डी फाई डी टी। ठीक है, माइनस डी फाई डी टी, और वी कैन सिंपली राइट माइनस फाई 2 बाई फाई 1 बाई टी। ठीक है, कभी आपसे अगर ईएमएफ का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो आप सिंपली डी फाई डी टी लिख सकते हो। ओके, तो ये हमारे पास हमें समझ में आया। अच्छा, अगर n टर्न्स हो कॉइल्स में, अगर टर्न्स हो सो ईएमएफ क्या हो जाएगी, माइनस एन डी फाई डी टी, एन से मल्टीप्लाइड हो जाएगी। करंट क्या हो जाएगी, करंट इक्वल्स टू ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस, वोल्ट बाई रेजिस्टेंस ही तो करंट होती है, तो सिंपली हम लिख सकते हैं 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर इंटू एन डी फाई डी टी। ये क्या हो गई, ये आ गई करंट सर्किट में। अगर कॉइल्स में टर्न्स नहीं है तो करंट विल बी माइनस 1 बाई आर डी फाई डी टी। ओके, समझ में आ गया। तो ईएमएफ को ये जो लेंजेस लॉ से हम यहाँ पे नेगेटिव लिख सकते हैं। थोड़ा सा और डिटेल में इसे पिक्चर के मदद से समझते हैं कि देखो बार मैग्नेट है, लाइंस ऑफ फोर्स इधर है, ठीक है, अभी यहाँ पे कोई भी करंट फील्ड में नहीं है। ठीक है, अब जैसे इसको डायरेक्शन की तरफ मूव किया जा रहा है तो करंट यहाँ पे इंड्यूस हो रही है, देखो इस डायरेक्शन में इंड्यूस हो रही है। ठीक है, इधर अगर इंड्यूस होगी तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा थंब रूल से हम निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो हर एक पॉइंट पे देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, ऐसे घूमती हुई जा रही है, ऐसे घूमती हुई जा रही है, यानी कि नॉर्थ का डायरेक्शन हमें इस पॉइंट पे, ये अगर ये लूप को अगर मैं इधर से देखूं तो यहां पे मेरा नॉर्थ पोल बन रहा है। तो नॉर्थ पोल बनने का मतलब क्या है कि इसी मैग्नेट को अपोज करना, ठीक है, इसी मैग्नेट को अपोज करना, दैट इज अ लेंजेस लॉ। अगर मैं दूर मूव कर रहा हूं तो यहां पे करंट क्या है, करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जा रही है, एंड फिर से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाएंगे इधर से। इस सर्किट में या फिर इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या हो रही है, इसको अपोज कर रही है।
ओके, समझ में आ रहा है? इसको अपोज करिए। अच्छा, इसको अपोज करने का मतलब क्या है कि अगर आप इस तरफ मूव कर रहे हो तो आपके मोशन को अपोज करने का मतलब है कि आपको वो इधर खींचेगी, इधर खींचेगी, तो यहां पे कौन सा पोल बनना चाहिए? साउथ पोल बनना चाहिए। साउथ पोल बनने से क्या हुआ कि ये नॉर्थ जो है, नॉर्थ की तरफ इधर अट्रैक्ट होना चाहेगी। मतलब जिस भी डायरेक्शन में आप मोशन कर रहे हो, एक तरह से हम उसे बोल सकते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, एक तरह से फ्रिक्शन बोल सकते हैं कि किधर भी आप मोशन कर रहे हो, फ्रिक्शन हमेशा आपके ऑपोजिट में लगेगा। ठीक है, तो यहां अगर आप इस तरफ मोशन कर रहे हो तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। इधर फ्रिक्शन लगाने के लिए हमें इधर नॉर्थ पोल होना चाहिए, तभी रिपेल करेगा, तो इधर भाग पाएगा ये। ठीक है, और अगर आप इधर मोशन कर रहे हो तो आपका फ्रिक्शन इधर लगेगा, तो इस तरफ आने के लिए आपका यहां पे क्या होना चाहिए? साउथ पोल होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से लेंजेस लॉ काम करता है, या फिर इस तरह से लेंजेस लॉ को हम विजुअलाइज कर सकते हैं। फाइन। जब भी इंड्यूस्ड करंट की बात करेंगे हम, जब भी हम इंड्यूस्ड करंट की बात करेंगे तो हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को देखेंगे। फ्लेमिंग्स के दो रूल थे, लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड है एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो तीनों अगर उंगलियों को अपने हम परपेंडिकुलर एक दूसरे से कर दे तो पहला ये क्या बताएगा हमारा? ये हमारा बताएगा मैग्नेटिक फील्ड को, ये बताएगा करंट को, और ये क्या बताएगा? फोर्स को। उसी तरह से अगर करंट इंड्यूस हो रहा हो तो वी विल अप्लाई फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का क्या कहता है कि अगर आपका पॉइंटर फिंगर आपका मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है, अगर मिडिल फिंगर आपके करंट को बता रहा है, इंड्यूस्ड करंट को, तो मोशन या फिर फोर्स आपका थंब बताएगा। ओके, तो सिंपल सी बात है, हमेशा कंफ्यूज नहीं होगा। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते कि लेफ्ट हैंड कब लगाना, राइट हैंड कब लगाना। लेफ्ट हैंड मतलब जब नॉर्मल करंट है, और राइट हैंड मतलब जब इंड्यूस्ड करंट है। ओके, समझ में आ गई बात। नाउ चेंजिंग मैग्नेटिक मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं? देखो, स्टार्टिंग में पहले टॉपिक में ही मैंने बताया था, पहला ही जो हमारा स्टार्टिंग हुआ था कि मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के तीन तरीके हैं, या तो आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो, या एरिया को चेंज करो, या फिर उनके ओरिएंटेशन यानी कि दोनों के बीच के एंगल को चेंज करो, है ना। यही तो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने का तरीका है। और हमें क्या पता चला कि मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर मैं चेंज करूंगा टाइम के रेस्पेक्ट में तो हमें करंट या फिर ईएमएफ मिलेगा। ओके, सो हाउ कैन वी चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज इन अ कॉइल, और दैट इज द फैराडेज लॉ। कैसे कर सकते? मूविंग द कॉइल इन और आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब या तो मैग्नेटिक फील्ड में ले आओ या फिर मैग्नेटिक फील्ड के बाहर ले जाओ। ठीक है, नाउ चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल विद इन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में रख के उसकी एरिया चेंज करो। जैसे इससे पहले हमने इसके बाद वाले हम जो केस समझेंगे उसमें वही हमने किया है कि किस तरह से एरिया को चेंज कर रहे हैं। तीसरी जो है वो रोटेटिंग द कॉइल रिलेटिव टू मैग्नेटिक फील्ड, दैट मीन्स ओरिएंटेशन को चेंज हो रहा है। तो जब हम इस तरह से करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं या फिर मूव कर रहे हैं उस कॉइल को, वहां पे जो ईएमएफ क्रिएट होती है उसे हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ, क्योंकि मोशन की वजह से क्रिएट हुई, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज मोशनल ईएमएफ। ओके, नाउ रिलेटिव मोशन बिटवीन अ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसके वजह से भी हम कर सकते हैं। ये क्या है? एंड ईएमएफ इज ऑल्सो इंड्यूस्ड व्हेन द रिलेटिव मोशन बिटवीन कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ये पहला ही टॉपिक है जो बताया था कि रिलेटिव मोशन होना चाहिए, चाहे आप कंडक्टर को रख दो और आप मैग्नेटिक फील्ड को मूव करवाओ, या फिर मैग्नेटिक फील्ड कॉज करने वाली मैग्नेट को मूव करवाओ, या फिर मैग्नेट को रख के स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड में आप किसको मूव करवा रहे हो? कंडक्टर को मूव कराओ। सो फ्रॉम एनी ऑफ दिस थ्री वी कैन प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ। मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग ईएमएफ। प्रोड्यूसिंग ईएमएफ के मेथड जो तीन पढ़े थे उसमें से सबसे पहला मेथड है, यानी कि जब एरिया को चेंज करें, जब हम मोशनल ईएमएफ का कंसेप्ट कंसीडर कर रहे हैं। देखो, सपोज कर लेते ये PQRS जो यहाँ पे आपको दिख रही है, ये हमारी कॉइल है, और यहाँ पे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? क्रॉस है, यानी कि मूविंग टूवर्ड्स द बोर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड इस तरफ मोशन अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, हम क्या कर रहे हैं? अपने कॉइल को पुश कर रहे हैं, यानी कि इसे वेलोसिटी दे रहे हैं ताकि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाए। अब इससे क्या हो रहा है कि जो पूरी की पूरी कॉइल हमारी बाहर थी पहले,
राइट, इट वॉज टोटली आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये धीरे धीरे अंदर जा रही है, अब अंदर जा रही है तो इसकी एरिया, सपोज करते थोड़ा सा कुछ टाइम तक हमने वेलोसिटी दी, तो वेलोसिटी की वजह से ये कुछ एरिया अंदर आई, तो यहाँ पे सपोज करते हैं कुछ एरिया हो गई A1, फिर थोड़े देर बाद फिर A2 एरिया इंसर्ट हुई, फिर A3, A4 करते करते ऐसे यहाँ पे पूरी की पूरी कॉइल हमारी क्या हो जाती है, अंदर इंसर्ट होती है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम में, मतलब यहाँ पे एरिया की चेंज हो रही है, राइट। हर एक छोटे छोटे पॉइंट ऑफ टाइम में आफ्टर सम टाइम एरिया जो है हमारा इंक्रीज हो रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एरिया जो है वो चेंज हो रही है। इसका मतलब फ्लक्स हमारा इंड्यूस होगा, ठीक है। अब देखो फ्लक्स जो इंड्यूस हो रहा है वो कितना फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है कि चेंज इन फ्लक्स क्या हो रही है, डेल्टा फाई इक्वल्स टू क्या होती है, बी डॉट डी ए कॉस थीटा, बी डी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा लिख दिया तो डॉट लिखने की जरूरत नहीं है, बी डी ए कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा है क्रॉस, अब उसी के अलोंग एरिया होनी चाहिए, है ना, उसी के अलोंग हम देखेंगे कि एरिया क्या है, कि ये हमारा देखो, अब इस तरह से हमने ये इस सिस्टम को रखा है कि ये अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, हमारा जो लूप है वो यहां पे है। अब इस लूप की जो एरिया वेक्टर होगी वो किस तरफ होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, यानी कि एरिया वेक्टर भी इस तरह से हो रही है। तो दोनों के बीच में एंगल हो गया 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू आ जाती है +1, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू +1 आई, तो d फाई मेरा क्या हो जाएगा, बी डी ए हो जाएगा, cos थीटा की जगह पे 1 लिख देंगे, ठीक है। अब डी ए एरिया, ये वाली जो डी ए एरिया है ये कितनी है, तो सपोज करते हैं इसकी लेंथ जो है वो L है, और ब्रेथ क्या होगी, तो ये ब्रेथ जो डिस्टेंस है इसे अगर मैं वेलोसिटी के टर्म्स में लिखूं कि v वेलोसिटी से ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आई एट टाइम dt, देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस, v स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, सो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो v वेलोसिटी यानी कि v स्पीड से dt डिस्टेंस, dt टाइम तक ये मूव की, यानी कि डिस्टेंस कितना हो जाएगा, v डॉट dt। तो लेंथ हमारा है L, और लेंथ हमारा है L, और ब्रेथ हमारी क्या आ जा रही है, v dt, ठीक है, v dt। अब थोड़ा सा इसमें देखेंगे कि जो d फाई dt अगर मैं सर्च करूं, ये dt को अगर मैं इस तरफ ले आऊं तो d फाई dt दैट विल बी BLV, ओके, एंड d फाई dt इज नथिंग बट EMF, सो EMF इज रिटन एज BLV, ठीक है, BLV। अब जो करंट जनरेट होगी वो क्या होगी, BLV बाय रेजिस्टेंस इन द सर्किट, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था मोशनल EMF का कंसेप्ट, या फिर इंड्यूस्ड EMF बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि ओरिएंटेशन को किस तरह से चेंज करते हैं। नाउ नेक्स्ट हम चेंज करेंगे ओरिएंटेशन को। तो एक मेरा कॉइल है PQRS जिसे मैं परपेंडिकुलर रख दिया हूं मैग्नेटिक फील्ड के, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B के। अब जब ये थीटा जो है इसका ओरिएंटेशन अगर मैं चेंज कर रहा हूं, पहले क्या चेंज कर रहा था एरिया, अब क्या चेंज कर रहा हूं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन यानी कि इस एंगल को चेंज कर रहा हूं, जो BA cos थीटा है वो cos थीटा वाली एंगल को मैं चेंज कर रहा हूं। तो इसके वजह से मुझे क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा एंड मुझे EMF मिलेगा। तो सपोज करते हैं कि यहां पे अभी फ्लक्स क्या है, देखो BA cos थीटा, अगर मैं सपोज करता हूं कि इस कॉइल में n टर्न्स है तो NBA cos थीटा मैं लिख सकता हूं, वेयर थीटा क्या है कि अगर मैं इसे रोटेट करवा रहा हूं, अगर मैं इसे घुमा रहा हूं, इस कॉइल को परपेंडिकुलरली रोटेट करा रहा हूं मेंटेनिंग दिस एक्सिस, तो ओमेगा क्या है, मेरी एंगुलर वेलोसिटी है ना, एंगुलर क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। सो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, तो थीटा को हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू टी, है ना, थीटा को हम ओमेगा इंटू टी लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं ओमेगा बोलूं तो ये हमारी क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज ओमेगा इंटू टी, ओमेगा टी। सो वी कैन ऑल्सो राइट फाई इक्वल्स टू NBA cos ओमेगा टी, ठीक है, NBA cos ओमेगा टी मैंने लिख दिया, ठीक है। तो देखो यहां पे एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि जब t हमारी 0 होगी, जब टाइम 0 है तो थीटा हमारी क्या है, 0 डिग्री है। मतलब मैंने कॉइल को इस तरह से सेट किया है कि थीटा यहां पे इनिशियली जब टाइम 0 था तब मैंने कॉइल को इस तरह से सेट किया है कि मेरी कोई एंगल नहीं बन रही थी,
ठीक है। cos 0 डिग्री का होने का मतलब है हमें मैक्सिमम फ्लक्स मिल रहा था NBA, ठीक है, cos 0 यानी कि 1, तो तब मैक्सिमम मिल रहा था। अब जैसे ओरिएंटेशन चेंज हो रही है यानी कि थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है, इसकी वजह से मुझे फ्लक्स में चेंज देखने को मिलेगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन सिंपली राइट डी फाई डी टी इक्वल्स टू माइनस NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। बस इस टर्म्स का डिफरेंशिएट किया, डी फाई डी टी किया, तो NBA तो कांस्टेंट है मेरा, cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, सो वी कैन राइट माइनस NBA साइन ओमेगा टी। और ये हमारी क्या है, EMF है, EMF की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी आ जा रही है। ओके, और वी कैन ऑल्सो राइट EMF इक्वल्स टू माइनस E0 साइन ओमेगा टी। तो ये मेरा एक वेव इक्वेशन की तरह आ रहा है ना, वेव इक्वेशन की तरह आ रहा है। अगर मैं करंट निकालना चाहूं यहां से तो मेरा माइनस E0 बाई आर साइन ओमेगा टी, ठीक है, और I कैन बी रिटन एज माइनस I0 साइन ओमेगा टी। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है ना। तो ये जो करंट मेरा है या फिर ये जो मेरा EMF है, दिस इज कमिंग एज अ वेव इक्वेशन, और यही है बेसिक ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। जो ऑल्टरनेटिंग हम करंट पढ़ते हैं, जिसके बारे में हम जान रहे हैं कि इसकी वेव कुछ इस तरह से होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट की, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की, पोलैरिटी चेंज होती रहती है, उसका बेसिक कहां से आ रहा है, ओरिएंटेशन को चेंज करने से आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, एरिया यानी कि लूप का ओरिएंटेशन, ठीक है। तो यहां से हम कंसीडर कर सकते हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट की जो इजाद हुई है या फिर ऑल्टरनेटिंग करंट जहां से पहली बार जहां से हम उसकी बेसिक पढ़ सकते हैं वो यहां से है। ओके, तो इसी के बेस्ड एक हमारा जो जनरेटर, जिसकी बारे में पहले भी मैं बात किया था कि ऑल्टरनेटिंग करंट जो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज कर रहा हूं मैं, यानी कि इसका सपोज इसके ओरिएंटेशन को चेंज करो, इसका एप्लीकेशन हमें देखने को मिलता है ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में, एसी जनरेटर, जहां से हम एसी करंट को जनरेट करते हैं। तो क्या किया गया, इस तरह से रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में हमने क्या किया, कॉइल को हमेशा रोटेट करते जा रहे हैं। कॉइल को रोटेट करने से क्या हो रही है कि करंट इंड्यूस हो रही है, और वो करंट हमारी कैसी हो रही है, ऑल्टरनेटिंग करंट हो रही है। तो यही आपने अभी देखा कि I इक्वल्स टू सिंपली EMF इक्वल्स टू हमारी क्या आ रही थी, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब यहां से करंट क्या आ जाएगी, माइनस NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी बाई आर। सो I0, अगर इसको मैं I0 कंसिडर करूं तो I0 इक्वल्स टू NBA ओमेगा बाई आर, जिसे हम कहेंगे क्या, पीक करंट और मैक्सिमम करंट। ओके, समझ में आ रही है बात, सबको समझ में आ रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात यहां पे नहीं है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्शन या फिर सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है, व्हाट इज द फेनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग EMF इन द कॉइल, EMF in the self coil due to change in the current, hence change in magnetic flux। देखो थोड़ा सा ये सिस्टम को ध्यान से समझो, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, अभी की ऑफ है, जैसे मैं की लगा दूंगा तो इस सर्किट में क्या आ जाएगी, करंट आ जाएगी। करंट आने के वजह से क्या हो रहा है, करंट के चेंज के वजह से यहाँ पे कॉइल के अक्रॉस भी करंट चेंज हो रही है, करंट चेंज हो रही है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इसके अक्रॉस चेंज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने का मतलब है फ्लक्स इसके अक्रॉस चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, यानी कि इस कॉइल में एक इंड्यूस्ड EMF आ जाएगा, है ना, एक इंड्यूस्ड EMF आ जाएगा जो अपोज करेगा इस कॉज को, यानी कि ये जो करंट यहाँ पे एस्टैब्लिश हो रही है इसी को अपोज करना चाहेगा। इसी को हम कहते हैं क्या, ए सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। सो सेल्फ इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्शन इज अ फेनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग EMF in the self coil, खुद के कॉइल में, due to change in the current and hence the change in magnetic flux in the coil। Okay, the induced EMF oppose the growth और decay। चाहे growth मतलब क्या, जैसे ही स्विच ऑन किया वहां से 0 से x तक करंट जा रहा है, ठीक है। तो करंट जा रहा है यानी कि करंट चेंज हो रही है, करंट चेंज हो रही है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इसी करंट के चेंज को अपोज कर रहा है। सेकंड क्या हो रहा है, डीके,
राइट। डीके मतलब क्या हो रही है कि जैसे आप स्विच को ऑफ ऑन था, ऑन से अगर आप ऑफ कर रहे हो, स्विच को हटा रहे हो, तो क्या हो रही है, फिर करंट डिक्रीज होने जा रही है। अब डिक्रीज होने के वजह से क्या हो रहा है, इसके अक्रॉस फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज होने का मतलब क्या हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, और वो ईएमएफ क्या करेगा, इसी चेंज को जो आपने यहाँ पे करंट ऑलरेडी जो एक्सटर्नल सप्लाई से आप डाल रहे हो उसको अपोज करेगा। तो इसकी वजह से हमें सर्किट में एक डीले नजर आएगा, ठीक है। सो हेंस डीले इज द करंट टू एक्वायर द मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, ठीक है। समझ में आ रही बात। सेल्फ इंडक्टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इट अपोजेस द ग्रोथ और करंट, ठीक है। कितने अच्छे से रिलेट किया गया है कि सेल्फ इंडक्टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया मीन्स इनर्शिया ऑफ अ बॉडी को हम कैसे कर सकते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल टेंड्स टू बी एट रेस्ट until and unless any external unbalanced force is applied to the body, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। उसी तरह से हम इसको भी एनालोगस कर सकते हैं कि अगर ये अपोज कर रहा है किसको, करंट के कॉज को, खुद के कॉइल में, यही सेल्फ इंडक्टेंस है, ओके। तो सेल्फ इंडक्टेंस जो है, इसकी जो चेंज इन फ्लक्स यानी कि फाई जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है किस पे, एल पे, ठीक है। और एल को हम लिखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस शो करने वाली जो डिवाइसेस है या फिर जो इस तरह के टर्म्स है, जो इस तरह के कॉइल्स, इसे हम कहते हैं इंडक्टर, ओके। सो फाई इक्वल्स टू एल ई, इसका प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं हम कैसे, बाय अप्लाइंग कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी दैट इज करंट, फाई इक्वल्स टू एल आई। सो इफ करंट इन द सर्किट इज 1 एम्पियर देन फाई इक्वल्स टू एल। एल होती है सेल्फ इंडक्टेंस, इसकी यूनिट होती है हेनरी, ठीक है, जिसे हम कैपिटल एच भी लिखते हैं, ओके। हेनरी, ये न्यूमेरिकली पॉसिबल है, ओके, न्यूमेरिकली, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस। ईएमएफ क्या हो जाएगी फिर, ईएमएफ की अगर बात करो, जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस डी फाई डी टी होती है, ठीक है। सो वी कैन सिंपली राइट माइनस डी एल आई डी डी टी ऑफ एल आई। सो एल तो कांस्टेंट है, दैट इज इंडक्टेंस, एल डी आई डी टी, ठीक है, एल डी आई डी टी। तो जो फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा था, एल पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है। एल को अगर मैं कांस्टेंट मानूं तो ईएमएफ विल बी माइनस एल डी आई डी टी, ओके। ये हमें क्या मिल रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑन द इंडक्टर, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑन द इंडक्टर। अगर मैं डी आई डी टी को 1 मानता हूं, 1 अगर मैं यूनिट मानता हूं कि चेंज अगर ये कांस्टेंट है तो मेरी ईएमएफ जो है वो इंडक्टेंस के बराबर होगी, ओके। सो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, एक और कंफ्यूजन आ जाती है कि ईएमएफ और वोल्टेज क्या है, कि ईएमएफ को अगर मैं माइनस एल डी आई डी टी लिख रहा हूं तो कोई अगर आपसे पूछे कि वोल्टेज कैसे लिखोगे, तो वोल्टेज क्या होगी, बस इसका आप मैग्नीट्यूड ले लोगे, एल डी आई डी टी, ठीक है। समझ में आ गई बात, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी नहीं है, ओके। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। तो एक सर्कुलर कॉइल हमने कंसीडर किया जिसके थ्रू हमने सप्लाई दे दी गई है, यहाँ पे देख सकते हो आप, एक्सटर्नल सेल से हमने यहाँ पे सप्लाई दिया है। तो सप्लाई देने की वजह से यहाँ पे करंट आ गया, तो सपोज करते हैं वो करंट है आई, और इस सर्कुलर लूप की जो रेडियस है वो है आर, ठीक है। ये हमने कंसीडर किया। अब हमें निकालनी क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस होती है फाई बाई आई, फाई इक्वल्स टू एल आई, सो एल इक्वल्स टू फाई बाई आई। अब फाई क्या हो जाएगी, फाई हो जाएगी एन बी ए, ठीक है, कॉस थीटा। फिर कॉस थीटा की वैल्यू आएगी आपकी 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू, सो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह पे हो गए। देखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देख लो, सर्कुलर लूप में आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो हर एक पॉइंट पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इस पॉइंट में जनरेटेड होगा,
ओके, तो इस पॉइंट में जनरेटेड होगा, मैग्नेटिक फील्ड की आपको डायरेक्शन मिलेगी, तो फाई आपका जो फ्लक्स है वो NBA हो जा रहा है। तो NBA में अब देखो N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, B क्या है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द सेंटर ऑफ द कॉइल ऑफ अ सर्कुलर कॉइल, ये क्या होती है, B हो जाती है आपकी, B इक्वल्स टू म्यू नॉट NI/2R, पुट करो वैल्यू N इंटू म्यू नॉट NI/2R, ठीक है, एरिया ऑफ द कॉइल पाई R स्क्वायर, ठीक है, R विल कैंसिल आउट, हमारे पास फाई क्या आ गई, म्यू नॉट N स्क्वायर I इंटू पाई/2। अब मैग्नेटिक सेल्फ इंडक्टेंस L इक्वल्स टू फाई बाई आई, फाई क्या है, म्यू नॉट N स्क्वायर I पाई/2R, ठीक है, सॉरी 2I नॉट R, 2I, ठीक है, ये I है एक, I विल कैंसिल आउट, तो हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल जो मिल रहा है वो क्या है, म्यू नॉट N स्क्वायर पाई/2, ठीक है, समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड भी हम उस तरह से निकाल सकते हैं जैसे कि हमने वो सर्कुलर कॉइल का निकाला, क्या हो जाएगी, फ्लक्स NBA, ठीक है, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड है, वो क्या होती है, म्यू नॉट NI। अब ये स्मॉल n और कैपिटल N में क्या अंतर है, ये इसको समझते, तो स्मॉल n, कैपिटल N हमारा क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, इन ये पूरा लेंथ अगर यहां पे D कंसीडर किया तो सपोज इसको L कंसीडर कर लेते हैं, इन L, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि कैपिटल N/L, सो कैपिटल N कैन बी रिटन एज स्मॉल n इंटू L, ओके, समझ में आ रही बात। सो कैपिटल N को अगर मैं स्मॉल NL म्यू नॉट NI A लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे, सो म्यू नॉट N स्क्वायर IL इंटू A, ठीक है, L इंटू A। अब क्या करूंगा मैं, ये हमारी क्या है, फ्लक्स है, फ्लक्स बाई करंट अगर मैं कर दूं, मतलब ये करंट जो है इसको मैं इस तरफ ले आ रहा हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट N स्क्वायर LA, ठीक है, म्यू नॉट N स्क्वायर LA, और ये हमारी क्या है, फ्लक्स बाई करंट, ये हमारी है सेल्फ इंडक्टेंस, सो म्यू नॉट N स्क्वायर AL और LA कुछ भी आप लिख सकते हो, ओके, समझ में आ गया। सेल्फ इंडक्टेंस थ्रू सोलेनॉइड कैसे निकालते हैं, क्या होती है, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, जैसे कि जो आपने डिले देखा था ना, कि जैसे एक इंडक्टर को हमने लगाया तो सेल्फ इंडक्टेंस क्रिएट हुआ, इसके वजह से करंट के मैक्सिमम वैल्यू पहुंचने में या फिर मिनिमम पहुंचने में एक जो डिले आ रही थी, राइट। तो इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर क्या करता है, वर्क डन करता है, फाइन, वो वर्क डन इज स्टोर्ड एज मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है, मैग्नेटिक एनर्जी। सो स्मॉल वर्क डन dW establishing a current I in the coil in time dt will be dW equals to minus EL dt, और इसे अगर मैं डिफरेंशिएट करके लिखूं तो dW equals to LI DI, ओके। सो अगर मैं इसे 0 से पीक वैल्यू ऑफ करंट, यानी कि dW equals to है LI DI, अगर मैं इसे 0 से W और पीक वैल्यू ऑफ करंट यानी कि 0 से I नॉट तक इसे मैं डिफरेंशिएट करूं तो मुझे जो मिलेगा दैट विल बी 1/2 L I नॉट स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक एनर्जी और एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, ठीक है, क्या कहेंगे हम इसे, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, फाइन। समझ में आ रही बात कि क्यों हम कर रहे हैं ये, ओके, समझ में आ गया ना, आई का इंटीग्रेशन I स्क्वायर बाई 2, यानी कि I नॉट वैल्यू पुट करने, 0 से I नॉट है ना, ये होनी चाहिए, सो W इक्वल्स टू हाफ L I स्क्वायर, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, ओके, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो हमें इसे U भी लिख सकते हैं, दैट विल बी हाफ L
आई स्क्वायर और आई नॉट स्क्वायर आप लिखो, फाइन। सो सिंपली एल आई इक्वल्स टू 2u, एल आई स्क्वायर इक्वल्स टू 2u, हम ये भी टर्म लिख सकते हैं। ओके, यहां से सेल्फ इंडक्टेंस का रिलेशन क्या आ जाएगा, L इक्वल्स टू 2u बाई आई स्क्वायर। ओके, आई नॉट, ठीक है, आई नॉट डाल दो। सो एनर्जी इन इंडक्टर ये होती है, फाइन। म्यूचुअल इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्शन, तो जैसे सेल्फ इंडक्शन हमने पढ़ा कि अपने ही कॉइल में वो इंड्यूस ईएमएफ को इंड्यूस कर रहा है बिकॉज ऑफ द चेंज इन करंट इन दैट इन इट्स सेल्फ सर्किट। बट अगर ये दूसरे कॉइल में इंड्यूस करे तो इसे हम म्यूचुअल इंडक्शन कहेंगे। कैसे, देखो कि ये सपोज कर लेते हैं हमने एक ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई दे रखी है कॉइल 1 में, जिसपे सपोज I1 करंट का फ्लो हो रहा है, और कॉइल 2 में हमने कोई भी सप्लाई नहीं दिया है, बट इस कॉइल 2 में एक इंडक्टर लगाया और दोनों को पास पास रखा है, ठीक है। ये पास पास रखने की वजह से क्या हो रही है कि इसमें जो करंट की चेंज आ रही है, ऑल्टरनेटिंग करंट है ना, हमेशा चेंज होती रहेगी। करंट के चेंज की वजह से इसके अक्रॉस फ्लक्स का चेंज हो रहा है, और इस फ्लक्स का चेंज इस कॉइल के फ्लक्स को भी चेंज कर रहा है, क्योंकि ये पास पास है ना, क्योंकि ये पास पास है। तो इस कॉइल के फ्लक्स को अगर चेंज करूं मैं, तो कॉइल के फ्लक्स को चेंज करने की वजह से क्या होगा, यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा। दिस इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन, यानी कि सेल्फ से नहीं, किसी दूसरे पड़ोसी की वजह से यहां पे करंट आ गई, तो ये क्या कहेंगे हम, म्यूचुअल इंडक्शन। Again, talking in the bookish language, what we can say, mutual induction is the phenomena of inducing EMF in the secondary coil due to change in current in the primary coil, hence the change in the magnetic flux in the secondary coil। तो ये क्या हो रही है कि प्राइमरी कॉइल में करंट का यानी कि फ्लक्स के चेंज होने के वजह से सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ का इंड्यूस होना, इसी को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। सो ये जो सेकेंडरी कॉइल के फ्लक्स में जो चेंज आ रही है, ये डिपेंड कर रही है प्राइमरी कॉइल के करंट यानी कि I1 पे, है ना। सो अगर सेकेंडरी कॉइल में n टर्न्स है, सो सपोज करते हैं n2 टर्म्स है सेकेंडरी कॉइल में, phi2 विल बी क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू और विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाएंगे कैसे, N2 phi2 इक्वल्स टू M I1। ये क्या है, M को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसकी भी यूनिट क्या होती है, हेनरी हो जाती है। ओके, सो M इक्वल्स टू क्या आएगी, N2 phi2 बाई I1, ठीक है, N2 phi2 बाई I1 आ जाएगा। ओके, अब देखो यहां से हम अगर निकालना चाहे कि ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, सो ईएमएफ क्या हो जाएगी, ईएमएफ किसमें, सेकेंडरी कॉइल में, सो E2 विल बी d phi2 dt, ठीक है। फाई की जगह पे हम क्या पुट करेंगे भाई, फाई की जगह पे हम पुट करेंगे M I1 बाई N2, ठीक है। सो M I1 बाई N2, तो N2 को मैंने ले लिया बाहर, M बाई N2 di1 dt, ठीक है। EMF इन द सेकेंडरी कॉइल di1 dt, समझ में आ रही है बात। अगर नंबर ऑफ टर्न्स हमने 1 माना है तो EMF विल बी, अच्छा ये माइनस है ना, माइनस d5 होती है, सो माइनस M di1 dt, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं है भाई, ओके, समझ में आ गया। तो सिंपली अगर मैं यहां से भी कहूं कि ये di1 dt, ये अगर जो चेंज है ये मेरा अगर 1 है, तो EMF इक्वल्स टू, EMF की मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू द म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, सो इस तरह से भी हम इसे कह सकते हैं। अब बारी आती है, अगर मैं दो सेल्फ इंडक्टर को, जैसे कि सपोज ये है एक इंडक्टर, इसकी इंडक्टेंस है L1, और एक और इंडक्टर है, इसकी इंडक्टेंस है
L2। दोनों को अगर मैं बहुत पास पास रखूं तो इसकी जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी उससे हमें एक रिलेशन मिलेगा that M will be directly proportional to root under L1 and L2 and M will be equals to K into root under L1 L2। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके जेईई और नीट दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अगर ये फ्लक्स लिंकेज दोनों ही कॉइल में 100% है, अगर इफ 100% फ्लक्स लिंकेज है तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम K की वैल्यू को 1 मान सकते हैं इफ देयर इज 100% फ्लक्स लिंकेज। सो M कैन बी रिटन एज फॉर 100% फ्लक्स लिंकेज बिटवीन टू इंडक्टर्स रूट L1 L2। ठीक है, रूट अंडर L1 L2 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम और जेईई के एग्जाम दोनों में पूछे गए हैं। इजी क्वेश्चन है फिर भी पूछे गए हैं, तो आपको ये पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, समझ में आ रही बात कि क्या चल रहा है आपका। इसी फॉर्मूला या फिर इसी कंसेप्ट पे बेस हमारा जो बाकी के ट्रांसफॉर्मर है, जो आप ट्रांसफॉर्मर्स पढ़ते हो, वो हमें देखने को मिलता है, राइट, जो कि हम आगे के चैप्टर्स में ऑब्वियसली पढ़ेंगे। ओके, अब बारी आती है कि इंडक्टर्स को अगर मैं सीरीज या फिर इंडक्टर्स को पैरेलल में लगा दूं तो क्या होगा। अगर इंडक्टर्स को मैं पैरेलल में लगाऊं तो इसकी जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस होगी दैट इज YLP लिख रहा हूं फॉर पैरेलल, दैट विल बी 1 बाई, जस्ट लाइक रेजिस्टेंस जो होता है सिमिलर टू रेजिस्टेंस हम लिख सकते हैं, दैट इज 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2 प्लस 1 बाई L3 एंड सो ऑन। ठीक है, सिमिलरली अगर सीरीज कनेक्शन में लगाया जाए सो L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन। ओके, सो दिस टू इक्वेशंस आर इंपॉर्टेंट इफ यू गेट अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर का क्वेश्चन। ओके, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा कंसेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर का खत्म होता है। आई होप कि आपको इस वीडियो में मजा आया होगा और आप बहुत कुछ सीख पाए होंगे। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए आप लर्नो हब के साथ बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।